नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मतदान व्यवहार, जिसे हम बोलते हैं वोटिंग बिहेवियर। तो देखिए, हमारी जो है यूनिट 2 चल रही है पेपर 2 के पार्ट ए के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमारा जो है ये वाला सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देख रहे थे ये वाले पॉइंट के अंतर्गत हमने कहाँ से शुरू किए थे। ये भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल है उनका हमने पूरा योगदान या फिर जो भी उनका महत्व होता है, क्या किस किस प्रकार से जो राजनीतिक दल है उनके बारे में सारी चीज़ें देखे थे। उसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं अभी मतदान व्यवहार के बारे में। तो चलिए, यहाँ जो मतदान व्यवहार होता है उससे संबंधित हम देखेंगे, यानी कि जो जनता होती है वो वोटिंग करने के लिए उनका क्या क्या मतलब एक प्रकार से व्यवहार हो सकता है, क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, किस किस प्रकार से वो बदला जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। अब सबसे पहले अगर बात करें हम मतदान व्यवहार की, तो मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है। मतदान व्यवहार का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से इसको निर्वाचक जो व्यवहार है वो भी एक प्रकार से बोला जाता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, निर्वाचक व्यवहार के रूप में इसको जाना जा सकता है। और यह राजनीतिक व्यवहार का भी एक रूप माना जाता है। इसका मतलब क्या है, किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में चुनाव के संदर्भ में जो मतदाताओं का व्यवहार होता है उसे ही एक प्रकार से क्या बोला जाता है, मतदान व्यवहार बोला जाता है। इसके अलावा मतदान व्यवहार या फिर हम बोल सकते हैं मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है वो अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो पहले पर्सन है जिनका नाम है प्लानो एंड रिंग्स, इनके द्वारा बोला गया है, सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है। और इसमें वे कारण भी शामिल है कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं। तो ये बोला गया है प्लानो एंड रिक्स के द्वारा। इसके अलावा सेकंड जो पर्सन है वो गॉर्डन मार्शल है। इन्होंने क्या परिभाषा दी है देख लेते हैं। मतदान व्यवहार का अध्ययन उन निर्धारकों पर एकाग्र होता है कि जो लोग हैं एक खास तरीके से क्यों मतदान करते हैं तथा इस बारे में जो लिए गए निर्णय हैं उस तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ देखें को मिलती है। हम देखें इन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है, एक दो पर्सन और है, पर हम जो है दो आप परिभाषा आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, मतदान व्यवहार के संबंध में हमको परिभाषा देखने को मिली। अब जो मतदान व्यवहार है, मतदान व्यवहार महत्व है उसका क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जो मतदान है, मतदान व्यवहार है, उसके अंतर्गत हम एक शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है सेफोलॉजी। ठीक है, सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विश्लेषण राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा इसको बोला जाता है। ये क्या है, राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। किसको, सेफोलॉजी को, जिसमें क्या होता है मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसका, मतदान व्यवहार का, यानी वोटिंग बिहेवियर का। एक प्रकार से अगर बात करें तो ये अमेरिकी राजनीतिक जो विज्ञानी के थे तथा राजनीतिक समाजशास्त्री, उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। किसको, सेफोलॉजी को। तो यूएसए के अंतर्गत हम देखें तो इसको काफ़ी लोकप्रियता मिली है। इसके अलावा मतदान का जो इतिहास है वो हम देख सकते हैं ग्रीक के अंतर्गत, जो ग्रीक था, ग्रीक तक जाता है। जिसमें हम बात करें तो पुराने समय में क्या हुआ करते थे, मृदभांड आप समझते होंगे। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको मृदभांड बोला जाता है। तो मतदान व्यवहार के संबंध में अगर देखें तो जो सेफोलॉजी है उसकी उत्पत्ति जो ग्रीक सेफरस है उससे हुई है। इसका अर्थ क्या होता था, जो मृदभांड है इन पर एक प्रकार से कुछ मत जो है उत्कीर्ण कर लिए जाते, मतलब छाप दिए जाते हैं। विशेष तौर पर राज्य के लिए खतरनाक वस्तुओं से संबंधित था। तो मृदभांड पर जो है, मतलब हम अगर मतदान व्यवहार को अगर देखें तो उसमें मृदभांड पर जो मत है वो उसको उत्कीर्ण कर दिया जाता था। कब, ग्रीक मतलब एक प्रकार से जो ग्रीक सेफरस है उससे इसका उत्पन्न हुआ है। और इसके इतिहास के अंतर्गत ये चीज़ हमको देखने को मिलती है मतदान व्यवहार के संबंध में। तो ये मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है वो अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ देखें हम, तो देखिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये। सबसे पहली बात है, ये राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में। क्योंकि जो मतदाता किस प्रकार मतदान कर रहे हैं वो उसके अंतर्गत हमको एक प्रकार से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझने में सहायता मिलेगी। उसके बाद देखें तो यह अभिजात के साथ साथ जो आमजन है, आमजन मतलब जो पीपल है, यानी कि जो वोट डालते हैं, उनमें लोकतंत्र के अस्थिरीकरण जो है
अंतः स्थितिकरण मतलब उनके अंदर में क्या स्थिति है लोकतंत्र के लिए, उनकी परख करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उनका परीक्षण करने में ये काफ़ी सहायक होता है मतदान व्यवहार। इसके अलावा यह जो है क्रांतिकारी मतपेटी के वास्तविक प्रभाव का भी महत्व बताता है। साथ ही हम देखें तो यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि चुनावी राजनीति किस हद तक अतीत से जुड़ी हुई है या विच्छेदित है, मतलब चुनावी राजनीति इतिहास से जुड़ी हुई है या फिर उससे काफ़ी अलग है, ये भी यहाँ बताने का काम करता है मतदान व्यवहार। इसके अलावा यह राजनीतिक विकास के संदर्भ में आधुनिकता मतलब जो मॉडर्न युग है और जो प्राचीनता है उसके बीच में एक प्रकार से उनको मापने का काम करता है, मतलब बैलेंस बनाने या फिर उनको नाप जोख करने का काम भी करता है मतदान व्यवहार। तो इस प्रकार हमारे लिए मतदान व्यवहार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मतदान व्यवहार के संबंध में हम देख सकते हैं कुछ यहाँ कथन देखने को मिलता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एनजीएस किनी। इन्होंने क्या कहा है मतदान व्यवहार के संदर्भ में, इन्होंने अलग अलग प्रकार से यहाँ जो है बातें कही है। जैसे कि अगर बात करें सबसे पहली तो जो है लोकतांत्रिक शासन की, लोकतांत्रिक शासन को जो है एक प्रकार से ये क्या करता है, वैधता प्रदान करने का काम तरीका एक प्रकार से इन्होंने बोला है। साथ ही हम बोल सकते हैं दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है, राजनीतिक समुदाय को एकजुट करने का काम भी ये करता है। राजनीतिक समुदाय को एकजुट करने का काम भी मतदान व्यवहार के द्वारा किया जाता है, यानी राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का समावेश ये करता है। उसके बाद एक और चीज़ इनके द्वारा कही गई है, जो निर्णय है, निर्णय के निर्माण की क्रिया को भी दर्शाता है ये। दूसरी चीज़ इन्होंने बात कही है कि जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें एक प्रकार से राजनीतिक उन्मुखीकरण को संबद्ध करते हुए एक भूमिका को एक प्रकार से विस्तार करने का काम भी ये करता है। साथ ही एकल नागरिक का औपचारिक सरकार से सीधे संबंध स्थापित करता है, मतलब सिंपल अगर बोलें तो सरकार से जो नागरिक है, नागरिक का सीधा संबंध स्थापित करने का काम भी करता है वोटिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है, मतदान व्यवहार। और ये किसने बोला यहाँ पे, एनजीएस किनी के द्वारा ये बोला गया है। तो ये चीज़ें हमने देखे हैं, मतलब मतदान व्यवहार क्या होता है, मतदान व्यवहार की परिभाषा हमने देखें, उसका महत्व क्यों जरूरी है, मतदान व्यवहार अलग अलग प्रकार से महत्वपूर्ण देखें। अब मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं जो अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। जैसे भारतीय समाज की अगर बात करूँ मैं, तो भारतीय समाज जो है अपने प्रकृति एवं जो रचना है उसमें अत्यंत अलग अलग प्रकार से विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, भाषा, धर्म, जाति अलग अलग प्रकार से विविधता देखने को मिलती हैं। इसलिए मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, व्यक्तित्व है, धन, सत्ताधारी दल का प्रदर्शन, इसके अलावा दलीय पहचान, विचारधारा और अन्य कारक। इन सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जाति के बारे में। देखिए यहाँ आपको जाति दिख रही, धर्म दिख रही, भाषा दिख रही, उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये जो भाषा दिख रही। अब ये तीन चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, यहाँ पे सिलेबस के अंतर्गत चलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे भारतीय राजनीति में जाति भी दिख रही, धर्म भी दिख रहा है और भाषा भी दिख रही, तीन चीज़ें हो गई। तो आप यहाँ पे जो है जब भी मैं भाषा मतलब राजनीति से संबंधित भाषा का प्रभाव बताता हूँ, भाषा या फिर जो निर्धारित करने वाले तत्व है उनके अंतर्गत ये तीन चीज़ें आती है, या फिर निर्जातीय भी आती है, निर्जातीयता या वर्ग आता है या लिंग आती। तो इनमें से कोई भी चीज़ आती है तो उनको आप अलग नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अलग नोट करके रखने से क्या फ़ायदा होगा, जब भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, मतलब ये वाला टॉपिक भारतीय राजनीति में जाति का विशेष योगदान या फिर भूमिका, तो उसके संबंध में हम जो जाति वाला टॉपिक है उसको लाकर इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। हालांकि मैं अलग से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए चार चीज़ें तो हम पढ़ेंगे, जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता। भाषा से संबंधित और लिंग से संबंधित आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप भाषा वाला जो है, यहाँ से हम जो भाषा पढ़ेंगे उसको आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको लगा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे हैं मतदान व्यवहार के निर्धारक के संबंध में, इतने प्रकार के जो निर्धारक तत्व है उनके बारे में। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं जाति के संबंध में। तो जाति किस प्रकार प्रभावित करती है, निर्धारित करती है मतदान व्यवहार को, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जाति के संबंध में हम देखने वाले हैं, जैसे जाति जो होती है मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक इसको माना जाता है प्राइमरी रूप से अगर बात करें। और जातियों का राजनीतिकरण तथा राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
मतलब शुरू से ही हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी हमको जाति का जो है एक प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता था राजनीतिकरण में, परंतु हम सोचते थे कि स्वतंत्रता के पश्चात वो खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। और ग्रामीण लेवल पर ज़्यादा हमको जो है जाति जो है राजनीति मतलब एक प्रकार से जाति का राजनीति में काफ़ी भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि पता है आपको हमारा भारत गाँव में बसता है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और एक और पर्सन है हम देख सकते हैं जो रजनी कोठारी, आप सुने भी होंगे। रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया है कि जो भारतीय राजनीति है वो जातिवादी तथा जाति राजनीतिकृत है। मतलब जो भारतीय राजनीति वो जातिवादी है तथा जो जाति है वो राजनीतिकृत है। दोनों एक दूसरे के कैसे है? संबंधित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है और ये बोला गया है रजनी कोठारी के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें राजनीति जो है राजनीतिक दल जो है अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारक को हमेशा ध्यान में रखते हैं। कैसे? मतलब अपनी रणनीति, जैसे जाति विशेष का कोई व्यक्ति होगा तो वो अगर रणनीति बना रहा है या नीति बना रहा है तो उस जाति विशेष का विशेष ध्यान रखेगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रक्रिया चलती है। साथ में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है पॉल ब्रास। इनके द्वारा बोला गया है, इन्होंने एक प्रकार से जो मतदान व्यवहार है उसमें जातीय कारक की भूमिका को व्याख्या करते हुए बोला गया है कि स्थानीय स्तर पर जो मतलब एक प्रकार से जो ग्रामीण लेवल है उसमें अगर मतदान की बात करें, ग्रामीण लेवल पर मतदान की बात करें तो वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कारक जातीय एकता होती है। जिस जाति का व्यक्ति वहाँ पे मतलब एक प्रकार से उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा तो जातीय एकता उसी की तरफ वहाँ पे वोट या मतदान करती है। बड़ी और महत्वपूर्ण जातियाँ अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ही जाति के नामी जो ग्रामीण सदस्य होते हैं उनको समर्थन प्रदान करती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे जो राजनीतिक दल है उनको समर्थन देती है जिनसे उनकी जाति के जो सदस्य है अपनी पहचान स्थापित कर सके। मतलब जो जातीय गुट होता है वो हमको निचले लेवल पर खास करके देखने को मिलता है, जिसमें वो उसी जाति के व्यक्ति को वोट देती है या फिर जिस जाति के व्यक्ति को वोट दे रहा है उससे ये संभावना है कि वो उसकी जाति को क्या करे? लाभान्वित करे। तो इस प्रकार से वहाँ हमको क्या देखने को मिलती है? जातीय एकता देखने को मिलती है मतदान व्यवहार के संबंध में। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है धर्म। तो धर्म के संबंध में हमको क्या देखने को मिलता है? जैसे जाति प्रमुख कारण है तो ये एक प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण कारण हम इसको बोल सकते हैं। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी था जाति, दूसरा है धर्म। ठीक है, तो धर्म भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारक है किसके संबंध में? मतदान व्यवहार के संबंध में, जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। और राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। तो ये जो धार्मिक भावनाएं होती है मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से क्या होता है? धर्म का राजनीतिकरण भी हुआ है। धर्म का राजनीतिकरण हुआ है। और इसके पश्चात क्या होता है? हम देख सकते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भी उसका जो है एक प्रकार से अवहेलना की जा रही है। ठीक है, मतलब जो चुनावी राजनीति है उसमें धर्म के प्रभाव की अवहेलना की जा रही है। तो हम देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी मतलब हम बात करें तो किसी विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है धर्म के राजनीतिकरण से, और ये जो है काफ़ी प्रभावित करता है वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार को। नेक्स्ट हम देख सकते हैं भाषा। तो भाषा के संबंध में भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे जो भाषाई विचार भी है एक प्रकार से लोगों के मतदान व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और चुनाव के दौरान अगर बात करें हम यहाँ तो राजनीतिक दल लोगों की जो भाषा है भाषाई भावनाएं जो उभर कर है वो सामने आती है और निर्णय को प्रभावित करती है। तो इनकी जो भाषाई एक प्रकार से भाषाई भावनाएं हैं वो उभर कर सामने आती है और साथ में वो मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अलावा भाषा के आधार पर आपने देखा होगा राज्यों का पुनर्गठन भी हमको देखने को मिलता है। राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, ये भी सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। 1965 के बाद की स्थिति, 1965 और उसके बाद की स्थिति अगर बात करें तो भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन देखने को मिला। और ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम कि भारतीय राजनीति में भाषाई कारक का काफ़ी महत्व दर्शाता है। जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में क्या देखने को मिलता है? तमिलनाडु में जो DMK है वो भी एक प्रकार से देख सकते हैं हम। दूसरा आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो TDP एक दल है, जो दल मतलब एक प्रकार से DMK है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में TDP, इन दलों का उदय निश्चित रूप से हम देखें तो भाषावाद के कारण हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं भाषा का भी काफ़ी रोल यहाँ पे देखने को मिलता है मतदान व्यवहार के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्षेत्र।
तो क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे राष्ट्र हम एक प्रकार से देखें तो राष्ट्र एक प्रकार से बड़ा विस्तृत है और जो क्षेत्रवाद है वो संकीर्ण है। ठीक है, तो जैसे राष्ट्र को अगर बोले विस्तृत व्याख्या है और क्षेत्र जो होता है उपराष्ट्रीयता हम इसको बोल सकते हैं, क्षेत्रवाद। ठीक है, उपराष्ट्रीयता इसको बोल सकते हैं, यानी कि संकीर्ण भावना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, संकीर्ण भावनाएं जो है अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय का कारण भी बनती है। और ये क्षेत्रीय दल जो होते हैं, क्षेत्रीय एक प्रकार से जो पहचान होती है, मतलब क्षेत्रीय लेवल पर, जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत कोई क्षेत्र विशेष है, उसकी अपनी पहचान तथा भावना के आधार पर मतदाताओं से मत की अपील करते हैं। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर जो है मतदाताओं से मत की अपील करते हैं और कभी कभी अलगाववादी दल चुनाव बहिष्कार की अपील भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद भी काफ़ी यहाँ पे प्रभावित करता है मतदान व्यवहार को। नेक्स्ट बात कर सकते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है कोई विशेष व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक प्रकार से काफ़ी रोल यहाँ देखने को मिलता है। मतलब उनके बेस पर ही पार्टी हम देख सकते हैं एक प्रकार से, यानी दल के जो नेता है उसका काफ़ी जो चमत्कारी या करिश्माई व्यक्तित्व होता है मतदान व्यवहार को यहाँ काफ़ी प्रभावित करता है। जिस प्रकार अगर देखें तो पुराने समय में हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगर देखें तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये सभी क्या है एक प्रकार से व्यक्ति विशेष या उनकी ऊंची छवि के कारण यहाँ मतदाताओं को जो है उनके दलों तथा उनके द्वारा समर्थित दलों के पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित किया जाता है। तो ये व्यक्ति विशेष का भी काफ़ी महत्व देखने को मिलता है मतदान व्यवहार के प्रभाव में या उसको प्रभावित करने में। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय दल के नेता का एक प्रकार से देखें तो काफ़ी जो व्यक्तित्व होता है चुनाव लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो मतदान व्यवहार में व्यक्तित्व का भी काफ़ी अहम रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा धन, तो धन आप समझ गए होंगे। ठीक है, वोट के बदले नोट, जो इस प्रकार के आपने सुने भी होंगे। ठीक है, वोट के बदले नोट, ये सुना भी होगा आपने। किसी को शराब दे दी जाती है, किसी को पैसा दे दी जाता है। ठीक है, तो मतदान व्यवहार की व्याख्या करते समय धन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी आप देखने को मिलेगा। इसके अलावा चुनावी खर्चे पर सीमा बांधने के बावजूद हम देख सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने चुनावी खर्चे पर एक प्रकार से पाबंदी लगाई है या फिर एक प्रकार से कंडीशन लगा दी है। उसके बाद भी यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी खर्च किया जाता है। मतदाता अपने मत के बदले या तो पैसा ले लेते हैं, ठीक है, या तो फिर शराब ले लेते हैं। ठीक है, शराब या और कोई वस्तु चाहता है तो इस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो वोट के बदले नोट यहाँ पे जो इसका खुलेआम प्रचलन किया जाता है। हालांकि धन जो है मतदाता के निर्णय को सामान्य परिस्थितियों में ही प्रभावित कर पाता है और चुनाव एक प्रकार से ज्वार की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत कंडीशन पे अगर देखें तो जो धन है, धन काफ़ी यहाँ मतदान को प्रभावित करने में सहायक होता है। जो हमने एक व्यक्ति की बात किए थे जिनका नाम है पॉल ब्रास, जिनने यहाँ जाति के संबंध में कुछ बात कही थी, तो यहाँ पे इनके द्वारा एक और चीज़ कही गई है कि जो वेब इलेक्शन है, वेब इलेक्शन वो है जिसमें मतदाता के बीच एक ही दिशा में एक प्रवृत्ति बननी शुरू होती है जो कि किसी एक राष्ट्रीय दल अथवा उसके नेता के पक्ष में होती है। अब यहाँ देखें तो यह एक प्रकार से किसी एक मुद्दे पर अथवा अनेक मुद्दे पर आधारित होती है जो स्थानीय गणना तथा गठबंधनों का अतिक्रमण कर जाता है। तो बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं, बड़ी संख्या में प्रतिबद्ध मतदाता को एक ही दिशा में गांव दर गांव और चाय की दुकान तक खींचता जाता है। तो ये पॉल ब्रूस का कहना है, ये हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है निर्धारक तत्व के रूप में सत्ताधारी दल। तो सत्ताधारी दल की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सत्ताधारी दल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो चुनाव है, चुनाव के मौके पर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करता है, एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है। अब आपको पता होगा चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है कि भाई चुनाव अगर जीत गए तो ये काम करवाएंगे, ये रोड बनवाएंगे, ये पानी की व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे जो है ऑफ़र दिए जाते हैं, ऑफ़र दिए जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, चुनावी घोषणा पत्र बोला जाता है, जिसमें मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं। अब इसी चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर सत्ताधारी दल जो वर्तमान में मतलब एक प्रकार से पावर में है, सत्ताधारी दल के प्रदर्शन का निर्णय किया जाता है। साथ में अगर देखें तो 1977 में हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। साथ में अगर बात करें तो 1980 में हमको एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो जनता पार्टी है, जनता पार्टी की हार यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो देखिए ये दोनों की हार यह दर्शाती है कि सत्ता दल जो है मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष निर्वाचकीय व्यवहार का एक निर्धारक तत्व माना जाता है। तो हम सत्ताधारी दल के जो प्रदर्शन है वो भी एक प्रकार से मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट दलीय पहचान की। दलीय पहचान मतलब होता है जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं उनके साथ एक प्रकार से निजी एवं भावात्मक जुड़ाव भी एक प्रकार से मतदान को प्रभावित करता है। मतलब जो राजनीतिक दल है उससे भी क्या होता है, किसी लोगों का निजी या फिर हम बोल सकते हैं भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है, भावनात्मक रूप से इनके साथ जुड़ाव होता है। मतलब राजनीतिक दल कर क्या रहा है वो उससे मतलब नहीं होता, राजनीतिक दल से निजी रूप से कोई जुड़ाव रहता है या फिर भावात्मक रूप से कोई जुड़ाव रहता है, तो भी ये मतदान व्यवहार को काफ़ी निर्धारित करता है। जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं वे लाख कमियों के बावजूद भी क्या करते हैं, उस दल की ही बड़ाई करते हैं या फिर उसी में मतदान करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो 1950 या 1960 के दशक में बहुत मजबूत थी एक प्रकार से ये दलीय पहचान, और 1970 के बाद हम देख सकते हैं इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। मतलब जो लोग दल से अपनी एक प्रकार से पहचान बताते थे वो 1970 के समय यहाँ उनमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। फिर विचारधारा की अगर बात करें तो विचारधारा क्या होती है, आइडियोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं जो सिद्धांत होते हैं जो पार्टी विशेष के, जैसे राजनीतिक दल में हमने पढ़े थे CPI-M और CPI जो है या फिर BJP है, इनकी एक प्रकार से आइडियोलॉजी या विचारधारा देखने को मिलती है। इनके अलावा जो अन्य जो दल है उनकी एक निश्चित विचारधारा देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है, किसी राजनीतिक दल द्वारा जो एक प्रकार से विचारधारा को प्रचार किया जाता है तो उससे जो है मतदाता के निर्णय को भी काफ़ी प्रभावित किया जाता है। जैसे हम बात करें साम्यवाद की, ठीक है, साम्यवाद और जो पूंजीवाद है, साथ में हम देखें लोकतंत्र, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, साथ में हम देख सकते हैं देशभक्ति, इसके अलावा विकेंद्रीकरण आदि जो है सारी चीज़ें यहाँ पे निर्धारित होती है किससे, जो विचारधारा उससे, ठीक है। ऐसे लोग उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को मत देते हैं जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। मतलब जो लोग जिस विचारधारा को मानते हैं वो उस विचारधारा के अनुसार उस दल को ही वोट देंगे। तो इसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं विचारधारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में। इसके अलावा भी कुछ अन्य कारक हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें जैसे अन्य कारक के अंतर्गत बहुत सारे हमने ऊपर कारक देखे हैं, उसके बाद भी अन्य कारक हमको देखने को मिलते हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक घटनाएं, मतलब जो चुनाव के पूर्व की राजनीतिक घटनाओं की बात की जा रही है, चुनाव के पूर्व की राजनीतिक घटना, जैसे कुछ हुआ था जैसे युद्ध, उसके पहले हम देखें किसी नेता की अगर हत्या हुई है तो ये भी एक प्रकार से राजनीतिक घटना से उसमें आता है। भ्रष्टाचार की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके कारण भी यहाँ पे मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। साथ में अगर देखें चुनाव के समय जो कुछ आर्थिक दशाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे मुद्रास्फीति की अगर बात करें, मुद्रास्फीति यानी कि अचानक कीमतों में बढ़ावा हो जाता है, खाद्य की कमी, बेरोजगारी, इसके कारण भी हमको जो है मतदान व्यवहार में एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जिस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस समय अगर मुद्रास्फीति हो गई है, बेरोजगारी हो गई, खाद्य की कमी हो गई, तो मतदान व्यवहार एकदम से परिवर्तित हो जाएगा और दूसरी पार्टी की तरफ मत दिया जाएगा। गुटबाजी की अगर बात करें तो गुटबाजी यानी भारतीय राजनीति में जो है नख से सिख तक जो व्याप्त एक विशेषता इसको माना जाता है गुटबाजी, और ये भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आयु भी यहाँ पे जो है यानी कि वृद्ध या युवा से संबंधित जो सोच होती है वो भी काफ़ी यहाँ प्रभावित होती है। यानी युवा वर्ग जो है किसी अन्य पार्टी को चाहेगा और वृद्ध वर्ग जो किसी अन्य पार्टी को यहाँ मतदान देगा। इसके अलावा लिंग की अगर बात करें, लिंग मतलब होता है पुरुष है तो पुरुष हम देख सकते हैं पुरुषों को ज़्यादा, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है जैसे पुरुष खड़ा हुआ है या फिर महिला खड़ी हुई है तो उसके अनुसार भी यहाँ पे जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षित और अशिक्षित वर्ग अलग अलग होते हैं तो वो भी मतदान व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा बसावट की बात करें तो जो हम कुछ देख सकते हैं जो रहवास क्षेत्र है ना, ग्रामीण या नगरीय हम बोल सकते हैं, तो उसके कारण भी यहाँ मतदान प्रभावित होता है। वर्ग भी होते हैं, वर्ग मतलब होता है एक तो धनी वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है, इसके अनुसार भी मतदान प्रभावित होता है मतदान का व्यवहार।
परिवार और नातेदारी भी यहाँ पे जो है मतदान को प्रभावित करती है। साथ में अगर देखें तो जो उम्मीदवार है उसकी उन्मुखता, चुनाव अभियान, राजनीतिक परिवार की जो पृष्ठभूमि है यानी कि बैकग्राउंड उसका क्या था, और साथ में हम देख सकते हैं मीडिया की भूमिका, ये सभी भी हमको मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने में देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखे मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं मतदान व्यवहार के अंतर्गत क्या चीज़ें और देखने को मिलती है। चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका हम देखने वाले हैं। मीडिया की भूमिका क्या होती है चुनाव में, तो हम एक एक चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे सूचना प्रसार करने से संबंधित, आदर्श आचार संहिता तथा अन्य कानून लागू करने से संबंधित, चुनाव कानूनों का पालन से संबंधित, मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता से संबंधित, और सरकारी मीडिया का दायित्व जो है हम वो देखने वाले हैं। तो विभिन्न प्रकार से हमको भूमिका देखने को मिलती है मतदान है या चुनाव है उसमें मीडिया की। तो पहली बात अगर करें सूचना प्रसार की, तो सूचना प्रसार के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है क्या, चुनाव है, चुनाव से संबंधित जो सूचना है, ठीक है, चुनाव से संबंधित सूचना है उसके प्रसार के लिए हमको यहाँ पे क्या करने को देखने को मिलता है, मतलब जो सूचना है लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। साथ में जो नामांकन होता है, ठीक है, उसके बाद जांच होती है, या फिर हम बोल सकते हैं चुनाव अभियान, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना, इसके परिणाम, इसके अलावा हम ये सारी चीज़ है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, मीडिया के द्वारा सब तक पहुँचाई जाती है। और इन सबको व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है। जो भी मैंने यहाँ कंडीशन बताया, जैसे सूचना, नामांकन, जाँच, चुनाव अभियान, चुनाव परिणाम, मतगणना, ये सारी चीज़ों को मतलब एक प्रकार से प्रसार प्रसार की ज़रूरत यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मतदाताओं को कुछ बुनियादी बातों की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे चुनाव कब है यानी कि उसकी डेट क्या है, तो ये भी मीडिया के द्वारा यहाँ पता चलता है। इसके बाद चुनाव कहाँ है, स्थान, उसकी बात करें, कैसे होगा, ये सारी जानकारी कौन प्रोवाइड करता है, मीडिया प्रोवाइड करती है। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो अंतिम समय में भी जो परिवर्तन होते हैं, मतदान आयोजन होते हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी खर्च की सीमा का उल्लंघन, किसी प्रकार की जो दुर्घटना हुई है, अशांति हुई है, इन सभी की सूचना देने का काम कौन करता है, मीडिया करता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सूचना के प्रसार प्रचार में मीडिया की काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है। साथ ही हम अगर बात करें समाचार पत्रों की, तो समाचार पत्रों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, या समाचार चैनल, इन्होंने भी उत्साहपूर्वक उम्मीदवारों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया है, जो कि उनके द्वारा जो है दायर शपथ पत्र में होती है, और जिन्हें चुनाव आयोग तत्काल ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है। तो जो मीडिया है चुनाव प्रणाली में ईमानदारी एवं पारदर्शिता को यह और बढ़ा देती है, तो ये सूचना प्रसार में काफ़ी अहम रोल निभाती है। दूसरी चीज़ अगर बात करें आदर्श आचार संहिता की, आदर्श आचार संहिता और अन्य कानून की, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक भूदृश्य है उसमें एक प्रकार से ये क्या करती है, वॉचडॉग का काम करती है। वॉचडॉग का मतलब क्या होता है, प्रहरी, ठीक है, जैसे हमने संविधान में प्रहरी देखे थे, ठीक है, तो उसी प्रकार मीडिया भी यहाँ पे वॉचडॉग का काम करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका निभाती है। इसके अलावा मीडिया जो है पेशी बल एवं धन बल की घटनाओं को फौरन उभारता है तथा मतदाता को नैतिक एवं प्रलोभन रहित मतदान के लिए शिक्षित करता है, ताकि जो मतदाता है थोड़े बहुत धन के प्रभाव में या फिर उसके लुभावने में ना आ जाए और सही व्यक्ति को ही यहाँ पे वोट करे। इस प्रकार से यहाँ जो है मीडिया इसकी भूमिका निभाती है। और यह आदर्श संहिता के उल्लंघन के मामले में भी हम देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जो है घृणा वाले जो भाषण हैं, ठीक है, घृणा वाले भाषण हैं, मतदाता को प्रभावित करने वाले आधारहीन या अप्रत्याशित जो आरोप है, वो सारी चीज़ों से यहाँ जागरूक करने का काम कौन करती है, मीडिया करती है, ताकि मतदाता जागरूक हो और सही व्यक्ति को ही यहाँ पे वोट दे। मीडिया जो है राजनीतिक जो कार्यकर्ता होते हैं तथा मतदाता है उनको आदर्श आचार संहिता के प्रति संवेदित करती है, बल्कि एक प्रकार से उन कानून के प्रति भी जो कि चुनाव का प्रशासन करते हैं। तो सारी चीज़ों के प्रति यानी आदर्श आचार संहिता के प्रति एक प्रकार से शिक्षित करने का काम कौन करती है, मीडिया करती है मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा चुनाव कानूनों का पालन की अगर बात करें यहाँ पे, तो चुनाव कानूनों का जो पालन है वो मीडिया के द्वारा किया जाता है, साथ में नियमन भी किया जाता है। नियमन मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो है चुनाव आयोग जो है मतलब इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन पार्टी को जो है एक प्रकार से इलेक्शन कराने का काम करता है, हम सिंपल बोल सकते हैं। तो चुनाव आयोग जो है मीडिया का नियमन नहीं करता है, ठीक है, ये तो चुनाव मतलब एक प्रकार चुनाव कराने का काम करता है।
तो जो मीडिया है, मीडिया स्वतंत्र होती है, ठीक है, उस पर कानूनी प्रावधान एवं न्यायालय के आदर्शों का पालन करने का दायित्व होता है और इसका संबंध मीडिया अथवा उसके कामकाज के कुछ पक्षों से अवश्य होता है। मतलब इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये मीडिया से डिस्कनेक्ट है, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक प्रकार से पारदर्शिता लाने का काम कौन करता है? मीडिया करती है। तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने का काम करता है, परंतु फिर भी मीडिया के साथ उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है कुछ पक्षों में संबंध देखने को मिलता है। चुनाव के दौरान मीडिया जो होती है उपस्थित और हर स्तर पर सक्रिय रहता है एक प्रकार से। इसका मतलब है कि मीडिया को भी चुनाव कानूनों का पालन करना पड़ता है। जैसे जनप्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आया था, यानी जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम आया था 1951, उसके अंतर्गत धारा 126 देखने को मिलती है। उसके अंतर्गत तो यह एग्जिट पोल तथा उनके परिणामों के प्रसार पर जो है प्रथम चरण के चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के आधा घंटे बाद तक की अवधि पर रोक लगाता है और यह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। कौन सा? जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1951 126 धारा ए के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा और कुछ देखने को मिलता है यहाँ, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171H जो है यह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की अनुमति के बिना विज्ञापन आदि खर्चों पर भी रोक लगाता है। तो ये सारी चीज़ हमको चुनाव कानूनों का पालन करने के संबंध में यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता की अगर बात करें तो जो मतदाता होता है, मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता चुनाव करने की जो मीडिया है, मीडिया की प्रतिबद्धता पूर्ण साझेदारी की बहुत बड़ी जो है गुंजाइश रहती है, ठीक है। मतलब साझेदारी मतलब पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं। और यह चुनाव आयोग की मीडिया के बीच में संबंधों का बहुत संभावनाशील जो है क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा मतदाता को जानना चाहिए कि जो कानून को जानते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? हमेशा से अंतर रहा है। यानी कि जो मतदाता है, मतदाता और जो कानून है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमेशा से अंतर रहा है। और विशेषतः अगर देखें तो जो पहचान प्रमाण है, इसके अलावा मतदान केंद्र है, उनकी परिस्थिति, ईवीएम का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम देख सकते हैं, चुनाव का समय, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, उम्मीदवारों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। मतदाता को इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अपने मताधिकार का उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पे मतदाता को शिक्षित या उनकी सहभागिता को महत्वपूर्ण बनाने का काम किसका होता है? मीडिया का होता है। तो मीडिया काफ़ी अहम रोल निभाती है, यानी कि मतदाता शिक्षण एवं एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायक है जिसमें लोग जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। और मीडिया एवं नागरिक समाज की ऐसे वातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरूकता बढ़ाना जरूरी होता है। जैसे विशेषकर अगर बात करें तो जो नवयुवक होते हैं, साथ में अगर बात करें बेरोजगार होते हैं, दूर दराज के इलाके वाले जो लोग होते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, उनको जागरूक बनाने का काम किसका होता है? मीडिया का होता है। इसके अलावा सरकारी जो मीडिया है, मतलब यहाँ हम बात करें तो देखिए सरकारी मीडिया, यहाँ देख सकते हैं हम चुनाव संबंधी जो समाचार एवं विश्लेषण है उसके प्रसार में सार्वजनिक प्रसार या पब्लिक ब्रॉडकास्टर से अपेक्षा की जाती है, जो प्रसारित करते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो एक प्रकार से तथस्थता, मतलब एक प्रकार से सही और वस्तुपरकता, मतलब जो ओरिजिनल है उसके उदाहरण को प्रस्तुत करें, विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करें। यहाँ पे चुनाव आयोग का प्रसार भारती हम देख सकते हैं, जो प्रसार भारती है उसके साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को निःशुल्क प्रसारण समय जो है प्रदान किया जाता है समय पर, ताकि चुनाव प्रचार प्रसार के मामले में बराबरी के आधार पर लड़ा जा सके। इस तरीके से अगर बात करें तो राजनीतिक दल जो है देश के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। और यह नहीं, एक प्रकार से मतदाता जागरूकता जो प्रसार है तथा आम लोगों को उनके मताधिकार के बारे में शिक्षित करने के जो प्रसार भारती है, मतलब जो प्रसार भारती जिसके साथ इलेक्शन कमीशन का अच्छा तालमेल है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। यहाँ पे इसका काफ़ी महत्वपूर्ण मतदाता या मताधिकार के बारे में शिक्षित करने का जो प्रसार भारती है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सबको शामिल करना, एक प्रकार से शामिल करना जो है संभव हो सका है। इसके अलावा चुनाव आयोग जो है PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकारी न्यूज़ हम देखने को मिलती है, उसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, अनेक प्रकार के जो केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय सूचना निदेशालय है, उन विभागों को इस दायित्व के में जो है हिस्सेदारी के लिए आगे आने का आह्वान किया जाता है, ताकि वो जो है एक प्रकार से अच्छा तालमेल बनाकर जो मतदाता है या फिर अन्य क्षेत्र में है उसको एक प्रकार से शिक्षित करने का काम कर सके।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं, इनके बारे में आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मतदान व्यवहार के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं हम मतदान व्यवहार हम पढ़ रहे हैं, मतदान व्यवहार को कंप्लीट किया है। तो देखिए मतदान व्यवहार आपको सेकंड यूनिट यानी कि यूनिट 2 में यहाँ देखने को मिलता है मतदान व्यवहार के रूप में। तो मतदान व्यवहार क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखें, उसका व्यवहार, उसका महत्व देखें, महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, उसको निर्धारित करने वाले कारक देखें, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, व्यक्तित्व है, धन है, सत्ताधारी दल का प्रदर्शन है, दलीय पहचान, विचारधारा और अन्य कारक हमको देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में हमने यहाँ विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, कुछ अन्य कारक भी हमको देखने को मिले जैसे राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक दशा है, गुटबाजी, आयु, लिंग, भूमि, शिक्षा है, मीडिया की भूमिका है, बसावट का क्षेत्र है, वर्ग है, ठीक है, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली। और चुनाव एवं मतदान में मीडिया के व्यवहार की जो है एक प्रकार से मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका हमने देखें। तो अलग अलग प्रकार से हमारी जो है सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है मतदान व्यवहार के संबंध में। अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं राष्ट्रीय अखंडता, मतलब जो राष्ट्रीय एकता जिसे बोलते हैं, और उससे संबंधित जो सुरक्षा से जुड़े संबंधित जो मुद्दे हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए और हेल्प, मतलब आपके लिए और जो है मेहनत कर पाऊँगा। अब जो है कुछ सुझाव ऐसे भी आए हैं जैसे कि मतलब एक वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन पा रहा है वो मैं यहाँ पे निकाल दूँ क्वेश्चन, तो उसके लिए भी ज़रूर यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो से हम देखेंगे इस प्रकार से, मतलब जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो वीडियो एंड होने के पश्चात यहाँ पे क्वेश्चन बता दूंगा और उनका आप आंसर राइटिंग के रूप में कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से आपकी मेंस की तैयारी और मजबूत होती जाएगी। और जिन व्यक्तियों ने मतलब जिन अभ्यर्थियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप जो उत्तर लेखन ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और डेली आप उत्तर लिख सकते हैं जिसका जो है प्रतिदिन रिव्यू किया जाता है हमारे द्वारा, क्या कमी है, सारी चीज़ें गाइड की जाती है और धीरे धीरे आप जो है आपका उत्तर लेखन सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।